जैसा कि पहले से प्रचारित प्रसारित किया गया है, मैं इस समय अपने आवास पर नहीं हूँ और प्रयागराज में भी नहीं हूँ। इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यतिक्रम दिखाई दे रहा है, तो इसको क्षमा चाहते हुए मैं कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। क्षमा के साथ मैं कार्यक्रम का आरंभ कर रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम चलता है। और जैसा कि पूर्व में प्रचारित प्रसारित किया जा चुका है, आज लोक पहल के आभासी मंच पर, जूम आभासी मंच पर जो आज का विषय है, वह विषय है जो आज का विषय है वह विषय है विकसित भारत की संकल्पना, एक राजनीतिक विमर्श। विकसित भारत की संकल्पना 2047, एक विमर्श, एक राजनीतिक विमर्श। इसी के रूप में हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं। लोक पहल की यह जो नियमित आभासी श्रृंखला माला है, यह लगभग 3 वर्षों से निरंतर अपना कार्य करती रहती है। और आज हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, वह है डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। आप एक तेजस्वी छात्र रहे, प्राध्यापक के रूप में भी बहुत कम समय में आपकी लोकप्रियता स्थापित हुई है। लोक पहल, मैं अपने मुख्य वक्ता को लोक पहल का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एक हस्तक्षेप है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना। लोक पहल के इस आभासी मंच पर हम निरंतर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों का प्रचार प्रसार करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को एक सकारात्मक दिशा देना और सन्मार्ग पर प्रेरित करना लोक पहल का श्रेय, प्रेय और पाथेय है। लोक पहल के पंच महाभूत हैं, या यूं कहें बहुत सरल शब्दों में कि लोक पहल के 5 आदर्श हैं। लोक पहल के पहले आदर्श हैं पूज्य ब्रह्मलीन महंत योगी महंत अवैधनाथ जी। अवैधनाथ जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अवैधनाथ जी ने उद्घोषणा की थी कि देश में जो न्याय परंपरा है, वह न्याय, या जिसे हम आज की आधुनिक संदर्भ बोध में कहते हैं कि न्याय का अर्थ होता है सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना। लेकिन बहुत बहुत पहले, वर्षों पूर्व, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने यह उद्घोषणा की थी कि सामाजिक न्याय का वास्तविक अभिप्राय हिंदुत्व की रक्षा करना, हिंदुत्व का संरक्षण करना। अगर हिंदुत्व का संरक्षण, हिंदुत्व का पोषण, हिंदुत्व की रक्षा करने में भारतवर्ष सफल होगा, तो सामाजिक समरसता स्थापित होगी। और सामाजिक समरसता का दूसरा नाम ही सामाजिक न्याय होता है। उन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समरसता के लिए पूज्य ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी की स्पष्ट मान्यता थी कि सामाजिक न्याय से पहले सामाजिक समरसता जरूरी, क्योंकि बंधुत्व के बिना राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित नहीं होती है। तो इस आधार पर पूज्य महंत जी ने भारत के राष्ट्रवादी सोच को प्रतिस्थापित किया था। भारत की राष्ट्रवादी सोच का एक प्रखर स्वर था कि उन्होंने सांस्कृतिक अवपीड़न से, जो सांस्कृतिक पराधीनता थी, उससे राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए राम मंदिर निर्माण आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। लोक पहल के जो दूसरे आदर्श हैं, वह है पूज्य अशोक जी सिंघल। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव थे, वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प है, और जिसका उद्देश्य है भारत को भव्य और दिव्य बनाना, भारत को
भारतीयता के मार्ग पर प्रेरित करना। ऐसे अशोक जी सिंघल, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को प्रखरता से राष्ट्र में प्रतिस्थापित किया और उसको एक नया स्वरूप दिया, और हिंदुत्व की एक नवीन परिभाषा करके जो हिंदुत्व की अपेक्षा इस राष्ट्र में होती थी उसे स्थापित किया कि राष्ट्र को अगर प्राणवान, राष्ट्र को अगर सुरक्षित, संरक्षित, राष्ट्र को अगर स्पंदित और जीवंत बनाना है तो हमें हिंदुत्व की परिचर्चा करनी होगी। और जन जन तक राम मंदिर आंदोलन को उन्होंने नवीन गति और गतिशीलता प्रदान करने का जो श्रेय है वह पूज्य अशोक जी सिंघल का है। प्रयाग विश्वविद्यालय, जिसे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यह पूर्व का ऑक्सफोर्ड और आईएएस का खजाना कहा जाता था, और यहीं से फिजिक्स के प्रोफेसर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है, हमारे वैचारिक स्रोत हैं, हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। क्योंकि राजेंद्र सिंह रज्जू भैया वो नाम है जिसने कहा कि संघ हिंदुओं का संगठन है, हिंदुओं में संगठन नहीं है, और संघ का मुख्य उद्देश्य भारत में जो जाति के नाम पर विषमता है, जो अर्थ के नाम पर विषमता है, जो वर्गीय विषमता है, उसे समाप्त करके सनातनत्व को जागृत करना, और हिंदुत्व ही राष्ट्र की पहचान है, इस सामाजिक समरसता का संदेश प्रचारित और प्रसारित करने वाले पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हमारे लोक पहल के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उन्हीं की नीतियों का प्रचार प्रसार, उस पर चलना लोक पहल का अपना परम ध्येय है। लोक पहल के जो अन्य प्रकाश स्तंभ, दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, वह हैं स्वदेशी के पुरोधा, और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को एक नवीन ऊर्जा दे करके भारत के राष्ट्रवाद को हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष और प्रतिष्ठापक, और शिक्षा की प्राच्य और पाश्चात्य परंपरा का एकीकरण करके 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। इसी के साथ एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो अंत्योदय, अंत से उदय, जो सबसे समाज के आखिरी सोपान पर खड़ा व्यक्ति है, उसके गालों पर लाली, उसके सम्मुख भोजन की थाली, और पूरे राष्ट्र में एक समरसता का भाव जागृत करके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका एक विशिष्ट सिद्धांत है एकात्म मानववाद, जहां मानव राष्ट्र में एकाकार हो जाता है, और उन्होंने उसके एक सर्पीली आकृति बनाई और एक बहुत सहज शब्दों में समझाया कि जब व्यक्ति होता है जो राष्ट्र में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप, इस भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, वह उसकी एक ही माँ है, भारत माता, और इस भूमि को जो गर्भा वसुंधरा को जो माँ के रूप में स्वीकार करता है, और सहजीवन सह अस्तित्व के साथ समस्त भारतीयों को एक साथ चलने, रहने और एक साथ जीवित रहने का जो संदेश है, वही राष्ट्र है। और एकात्म मानववाद को परिभाषित करते हुए या बहुत सरल शब्दों में उसे समझाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जब व्यक्ति अपने घर में होता है, माता पिता के स्नेहीन संरक्षण में, जब उसका शिशु का लालन पालन होता है, क्योंकि की एक जाति हो जाती है, जैसे वो समाज में जाता है तो जाति होती है, एक जाति की संरचना में जब जाता है तो अनेक जातियां होती हैं, और अनेक जातियों को मिलकर समाज का निर्माण होता है। समाज से तो व्यक्ति का परिवार, परिवार से निकला तो जाति, जाति के बाद समाज, और समाज से भी जो बृहत्तर रचना है वह है राष्ट्र। और जैसे महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म ने कहा है कि जिस प्रकार हाथी पांव में आकर समस्त जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जब राष्ट्र में अपना संपूर्ण योगदान देता है, राष्ट्र में अपने को समर्पित कर देता है, या राष्ट्र ही उसकी संपूर्ण इकाई या संवास बनता ही है, तो उसी में व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित होता है।
व्यक्ति से राष्ट्र तक की जो ये सर्पीली आकृति है या एक सहज परंपरा है, व्यक्ति उसका परिवार, परिवार से जाति, जाति से समाज और समाज से जब राष्ट्र का एकीकरण हो जाता है तो वहां पर सारे भाव मिट जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक हो जाता है, वह भारतीय हो जाता है, उसकी एक ही पहचान हो जाती है, हिंदू की पहचान हो जाती है। ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता, दीनों के साथ संघर्ष करने वाले, दीनों के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर देने वाले पंडित दीन हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है, हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, हमारे वैचारिक केंद्र हैं। लोकपाल के जो हमारे अगुआ हैं वह हैं डॉक्टर बीके सिंह, लोकपहल के जो संयोजक हैं। अन्य लोकपहल के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनमें समाहित हैं प्रोफेसर संतोष सिंह, प्रोफेसर आलोक चौहान, प्रोफेसर अविनाश पार्थीडकर और ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर भावेश द्विवेदी, आशुतोष प्रताप सिंह तोमर, हमारे बहुत ही सीनियर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और संघ के बड़े पदाधिकारी आशुतोष प्रताप सिंह, आशु गुरुजी, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी, ये हमारे बहुत ही महनीय और ये मुझे जानकारी देते हुए बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है कि जो आज के हमारे वक्ता हैं वो भी लोक पहल से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। और मैं एक नाम बड़े समादर के साथ ले रहा हूं और अपने अपने मानसी जी से कहूंगा कि हमारे डॉक्टर उदय भान सिंह, प्रोफेसर उदय भान सिंह आ गए हैं, उनको पैनल में ले लीजिए। हमारे बहुत ही लोक पहल के महत्वपूर्ण कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर उदय भान सिंह, और हमारे लोक पहल के बहुत ही बिल्कुल लोक पहल को एकदम बुलंदियों पर पहुंचाने वाले डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी हैं। लोक पहल के प्रारंभिक दिनों से अपनी सेवाएं अर्पित करने वाले चंद्र प्रकाश मणिक हैं, तो चंद्र प्रकाश मणिक, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी और डॉक्टर उदय भान सिंह को पैनल में लिया जाए। ये हमारे सब बहुत ही महनीय हमारे बंधु बांधव हैं। और ये इसके साथ ही डॉक्टर उदय भान सिंह जैसा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हर्षमणि सिंह युवा अर्थशास्त्री हैं और कवि भी हैं, एक बहुत ही विपरीत ध्रुव का निर्माण करते हैं। ऐसे महनीय कार्यकर्ताओं, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी जी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर हैं। ऐसे महनीय व्यक्तित्व से मिलकर के ये लोक पहल बनता है और अनवरत निस्वार्थ भाव से लोक पहल अपने लोक मंगल, लोक आकांक्षा और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए निरंतर संघर्षशील है, निरंतर प्रयासरत है और जनता के मध्य अपनी वैचारिकी का निरंतर निवेश करता रहता है। और आज के वक्त में रखेंगे तो उसके पहले जो अपने परिचय मैंने आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी का प्रस्तुत कर दिया। आप छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी राजकीय जो महाविद्यालय है उसमें राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत उद्दीमान हैं, तेजस्वी हैं और आज विषय पर अपनी बात रखेंगे। विषय है उद्दीमान भारत, जो हमारे विकसित भारत का संकल्प है, जो प्रधानमंत्री का है, जो विजन है, और संघ का आत्मनिर्भर भारत, भव्य भारत, दिव्य भारत जैसा स्वदेशी जागरण मंच को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक कार्यभार दे रखा है और स्वावलंबी भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है। उसका उद्देश्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना, भारत को बेरोजगार मुक्त करके रोजगार युक्त कर देना, गांव के और शहरों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, जिसमें बेरोजगारी का दर बहुत 10% है। केवल महज इतने बड़े विशाल जनसंख्या वाले देश में हम केवल 8 करोड़ सरकारी नौकरियां दे सकते हैं। तो ये जो नैरेटिव था विकसित भारत की संकल्पना में, इस नैरेटिव को तोड़ना है। नौकरी का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं, हमारी उद्यमिता। जब हम आजाद हुए तो विश्व के अर्थव्यवस्था में, विश्व के वाणिज्य में हमारा प्रतिशत योगदान भारत का, जब हम 1947 में आजाद होते हैं मध्यरात्रि को 15 अगस्त को, तो 0.25 था। और उसके पहले जब हम अतीत में जाते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का, औपनिवेशिक साम्राज्य का भारत में स्थापना के पूर्व, भारत का विश्व के वाणिज्य में 34% का अविस्मरणीय वो अतीत है जहां हमारा वाणिज्यिक व्यवसाय होता था पूरे दुनिया से। तो ये हम कहाँ आ गए हैं
तो इसी हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन जो हम डिरेल हुए हैं उस विकसित भारत की संकल्पना को हमें साकार करना है। और इसी सब बिंदुओं पर एक राजनीतिक विमर्श करना है कि हम किस तरह, भारत का सन्मार्ग क्या होगा, भारत लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से किस तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन भारत केवल इस आर्थिक अधिरचना के नाम पर अपने भविष्य को तो संवारेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री का भी ड्रीम संकल्प है लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल, ग्लोबल फॉर। तो हम जो वैश्विकता में हमारा उत्पाद विश्व में जो जाएगा उसकी हम का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक राजनीतिक विमर्श करना पड़ेगा। वो राजनीतिक विमर्श है जिसके विषय पर आज हमारे अतिथि और विद्वान वक्ता अपना पाठ्य प्रस्तुत करेंगे। वह है एक राजनीतिक विमर्श, और वो राजनीतिक विमर्श राष्ट्र का है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है, स्वदेशी का है, आत्मनिर्भरता का है। और इस आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही हम राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। इस पर हमारे डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर हर्षमणि जी और डॉक्टर ऋषिकेश जी इस पर अपना, और डॉक्टर सबसे हम लोगों के वरिष्ठ डॉक्टर उदय भान सर हम लोगों को इस पर अपना संज्ञान देंगे। और मैं बड़ी बहुत ही ऊर्जा के साथ आह्वान करता हूं आज के हमारे वक्ता डॉक्टर कुलदीप जी को, चतुर्वेदी जी को, कि वो आज अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी। लोक पहल के आभासी मंच के माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। तदुपरांत मैं हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर और जो लोक पहल के बहुत ही महनीय सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, निरंतर ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, उन्होंने आज हमें अवसर दिया कि हम अपने विचारों को इस गौरवशाली मंच के माध्यम से लोगों तक भेज पाएं। इसके लिए सर आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज का जो विषय है वह है विकसित भारत का संकल्प, एक राजनीतिक विमर्श। यह विषय वास्तव में बहुत व्यापकता को धारण किए हुए है। मैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने का प्रयास करूंगा और उसमें यह बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार हमारी भूमिका कहाँ पर है। अपने विषय प्रवेश के पूर्व मैं राष्ट्र कवि दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ विषय में प्रवेश करना चाहूंगा। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे ही कर्मवीर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अमृत काल के दौरान यह संकल्प लिया कि जब हमारा देश अपने आजादी की, अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय हमारा देश किस दशा और दिशा में होगा। उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम अपने राष्ट्र को विकसित बनाएंगे और हमारा राष्ट्र उस समय पूरे वैश्विक मंच पर पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा और हमारी भारत माता निश्चित तौर पर परम वैभव की दशा को प्राप्त की हुई होंगी। यदि मुख्य विषय पर आए तो विकास की संकल्पना को समझने का प्रयास करें। विकास वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गढ़ा हुआ शब्द है। जब एशिया और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के देश आजाद होना शुरू हुए, तब कुछ पूंजीवादी और औपनिवेशिक ताकतों ने अब उन्हें फिर से अपना गुलाम या औपनिवेशिक बनाने के लिए पूंजीवाद की विचारधारा को एक नए तरीके से अमली जामा पहनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आपको किस तरीके से विकास करना चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, यह हम बताएंगे। और उन्हीं विचारों में, उन्हीं विचारकों में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है डब्ल्यू रोस्टोव का। रोस्टोव कहते हैं कि प्रत्येक देश एक निश्चित पैमानों पर ही विकास कर सकता है, जिन पैमानों का प्रयोग कर कर अमेरिका या यूरोप के देशों ने विकास किया है, उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए, तभी वास्तव में विकास किया जा सकता है। लेकिन यदि विकास सामान्यतः आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन यह सिर्फ आर्थिक परिप्रेक्ष्य विकास को सीमितता प्रदान करता है। वास्तव में विकास एक बहुपक्षीय अवधारणा है जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण
विकास की आवश्यकता पर बल दिया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि समस्त मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि समाज अपने परम वैभव को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सके। विकास का सीमित लक्ष्य है क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ लाइफ, और यदि हम व्यापक दायरे की बात करें तो व्यापक दायरे में सम्मिलित होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब सवाल यह खड़ा होता है कि हम तो बनेंगे, विकसित भारत के संकल्प को हम किन प्रतिमानों पर आधारित कर कर अपने विकास को आगे की गति प्रदान करें। दुनिया में देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रतिमान प्रचलित हैं, एक उदारवादी प्रतिमान और एक समाजवादी प्रतिमान। उदारवादी प्रतिमान जहां पूंजीवाद, बाजारीकृत समाज, पूर्ण प्रतियोगिता, निजी स्वामित्व और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं दूसरी ओर देखें तो समाजवादी प्रतिमान व्यक्तिगत उत्थान के स्थान पर सामाजिक उत्थान और उत्पादन के आधार पर या उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण की बात करता है। यदि इन दोनों ही प्रतिमानों का जब गंभीरता से अध्ययन किया जाता है तो यह पाया जाता है कि दोनों ही प्रतिमान वास्तव में अधूरे हैं। एक प्रतिमान जहां उदारवादी प्रतिमान सामाजिक संवेदनाओं से मुक्त है और वहीं समाजवादी मॉडल व्यक्तिवादी भावना से पूर्णतः मुक्त है। ऐसे में विमर्श का मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि हमारा विकास किस तरीके से हो। भारत दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। भारत के अपने जीवन काल के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उच्चतम दशा को प्राप्त किया है। भारत ने अपनी जीवन यात्रा में कई उतार चढ़ाव, कई झंझावतों का भी सामना किया है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत हमेशा से अपनी उच्चतम दशा को लगातार प्राप्त करता रहा है। संपूर्ण जीवन यात्रा में यदि देखें तो एक अभिलाक्षणिक विशेषता देखी जा सकती है, वह है जिसने समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया है। वह अभिलाक्षणिक विशेषता है हमारे सनातनी संस्कार और सनातनी विचार। सनातनी संस्कार और सनातनी विचारों को लगातार प्रवाहमान बनाए रखने में संत परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम देखते हैं कि वैदिक ऋषियों से लेकर जिन्होंने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, जिन्होंने हमें आरंभिक ज्ञान प्रदान किया, वहां से लेकर एक संतों की पूरी परंपरा चलती है जिन्होंने उस ज्ञान को परिवर्धित किया, परिमार्जित किया और लगातार प्रवाहमान बनाए रखा। उनमें कुछ नाम हैं, जैसे आगे चल के भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, रैदास, दादू दयाल, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस, योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी विवेकानंद जी। इन सभी संतों ने अपने सनातनी विचार, अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इनको केंद्र में रखकर समाज के नेतृत्व का प्रयास किया है। इसके साथ साथ भारत में सिर्फ आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक उन्नति का प्रयास किया गया, और वैज्ञानिक उन्नति में भी जब यूरोप ज्ञान की शुरुआत कर रहा था तब हम उच्चतम दशा को प्राप्त कर चुके थे। उस परंपरा में भी हमारे सामने कई ऐसे नाम आते हैं, जैसे आज चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट से लेकर वर्तमान में होमी जहांगीर भाभा और वर्तमान में डॉक्टर कलाम तक एक वैज्ञानिक चेतना को जागृत किया है। कुल मिलाकर भारत ने अपने विकास को अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित किया, और जिसका उद्देश्य रहा कि हमें अपने समाज में अपने लोगों का विकास आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिकता का समन्वय करने की आवश्यकता है। अर्थात हमारे विकास का आधार होना चाहिए कि सांस्कृतिक अधिष्ठान पर आधारित युगानुकूल पुनर्निर्माण किया जाए, तभी वास्तव में हम विकसित भारत के संकल्प को साकार कर पाएंगे और सही अर्थों में उसको चरितार्थ कर पाएंगे। अगर आप देखें कि विकसित भारत का संकल्प में किन चीजों को समाहित किया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में जो विकसित भारत का संकल्प लिया, उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में एक वह दौर आता है जब वह देश लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होता है। भारत का समय अभी वही समय है कि हमको एक लंबी छलांग लगाकर देश को परम वैभव पर पहुंचाने की आवश्यकता है। इस विकसित भारत के आधार स्तंभों की बात करें तो लगभग 5 आधार स्तंभ
सामने दिखाई देते हैं। पहला, सशक्त भारतीय। सशक्त भारतीय में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्त्रियां, संस्कृति, खेल, युवा और संवेदनशील समाज, इनके विकास का संकल्प को प्रस्तुत किया गया है। और यदि देखें, दूसरा आधार स्तंभ संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था है। तीसरा आधार स्तंभ नवाचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी। चौथा आधार स्तंभ सुशासन व सुरक्षा। और पांचवा, विश्व में भारत। इन पांचों आधार स्तंभों के इर्द गिर्द हमको इस तरीके से विकास करना है जो सभी क्षेत्रों में हम वैश्विक पहुंच बना पाए और विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में रहें। यदि सशक्त भारतीय के संदर्भ में विचार करें तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर। सनातन में शिक्षा का आदर्श हुआ करता था, विद्या ददाति विनिमय, विनिमय ददाति पात्रताम, पात्रात धनान प्रोति, धनात धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या से हमें विनम्रता आती है, विनम्रता पात्रता का सृजन करती है, पात्रता समृद्धि का सृजन करती है, और समृद्धि से आचरण बेहतर होता है, पवित्रता आती है, और उससे हमें संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। इस आदर्श को फलीभूत करने के लिए, इस आदर्श को आत्मसात करने के लिए हमारे यहाँ पर गुरुकुल पद्धति, हजारों वर्षों से गुरुकुल पद्धति के माध्यम से हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे हैं। इस गुरुकुल पद्धति में श्रम का सम्मान हुआ, आचरण को बेहतर करने का प्रयास किया गया, कौशल विकास का प्रयास हुआ ताकि व्यक्तियों को योग्य बनाया जा सके। लेकिन औपनिवेशिक काल में इस हमारी गुरुकुल पद्धति को या शिक्षा के आदर्श को नष्ट करने का प्रयास किया गया। शिक्षा को व्यक्तिवाद से जोड़ा गया और व्यक्तिवाद के आधार पर समाज के निर्माण का प्रयास किया गया। उस औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य कुछ क्लर्क पैदा करना या ऐसी मानसिकता के लोग पैदा करना जो भारतीय मानसिकता, सनातनी परंपरा को या तो दोयम दर्जे का समझें या उन्हें निम्न समझें। ऐसी कुटिल हमारे साथ में साजिशें रची गई। इसी दौरान यह देखने में आता है कि भारत में शिक्षा को लेके स्वतंत्रता के बाद कई सुधार किए गए, लेकिन व्यापक सुधारों की अभी भी मांग की जाती रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति या जिसे नई शिक्षा नीति 2020 भी कहा जाता है को लाया गया, जिसमें शिक्षा के संदर्भ में व्यापक सुधार किए गए। और इस शिक्षा नीति का उद्देश्य यह है कि वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करना। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया गया। यह वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में एक प्रयास था। इन्हीं प्रयासों में पीएम श्री के माध्यम से 14,500 विद्यालयों का उन्नयन किया गया, जिनका उद्देश्य न्याय संगत, समावेशी और मनोरंजक स्कूली वातावरण को विकसित करना। इस शिक्षा नीति के माध्यम से अनुसंधान व उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, कौशल विकास का बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए प्रयास किए गए। इसके माध्यम से भारत में निवेश को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। भारत की जीडीपी का लगभग 6% अब शिक्षा पर व्यय करने की बात की जा रही है। अगर इसके दूसरे आयाम पर हम चर्चा करें तब देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि किसी भी देश का विकास स्वस्थ नागरिकों के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगर व्यक्ति का मस्तिष्क और शरीर रुग्ण है तब वह अपने राष्ट्र के विकास में क्या भूमिका का निर्वहन करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार का प्रयास यह है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच सब तक हो। इसी कड़ी में, इसी के प्रयासों के दौरान आयुष्मान योजना के माध्यम से लगभग 2.67 लगभग 30 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य पहुंच प्राप्त हुई है। उसी तरीके से सार्वभौमिक टीकाकरण के माध्यम से 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं को निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। भारत में कोविड जैसी महामारी आई, लेकिन भारत ने बहुत ही जीवटता के साथ उस महामारी का सामना किया और यथाशीघ्र कोविड के टीके का
आविष्कार किया और साथ ही उसका सुचारू रूप से लगभग देश की समस्त जनसंख्या को टीका लगवाने का प्रयास किया गया, जिसमें भारत सरकार पूर्णतः सफल हुई। और इसके साथ ही सरकार का यह उद्देश्य है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह उद्देश्य है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करें। इस संदर्भ में कुछ आंकड़े जब मैं देख रहा था तो पाया कि 2014 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज, जो 2024 में आज की स्थिति में 706 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 82% की वृद्धि हुई। यह वास्तव में एक अभूतपूर्व प्रयास है, अभूतपूर्व संकल्प है, जिनकी सिद्धि के लिए बहुत परिश्रम किया गया। अगली कड़ी में जब देखते हैं कि हमें हमारे समाज में 50% हिस्सेदारी नारियों की है, स्त्रियों की है। हमारे समाज में हमेशा से स्त्रियों के सम्मान को आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है। इसी आदर्श को आत्मसात करने की आवश्यकता है। नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा और विभिन्न राज्य सरकारों, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बेहतर प्रयास किए गए हैं, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी सुरक्षा, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास बहुत जीवटता और संजीवता से किया जा रहा है। लगभग पंचायतों में अधिकांश जगह पर 50% हिस्सेदारी स्त्रियों को दी गई है, ताकि वह नेतृत्व, आयोजन, नियोजन, इन सब चीजों से जुड़ सकें और मुख्य धारा में आकर समाज का नेतृत्व कर सकें। आदरणीय मोदी जी ने अभी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करके 33% महिलाओं के लिए संसद में सीटें आरक्षित की हैं, ताकि महिलाओं का, स्त्रियों का प्रतिनिधित्व समाज में बेहतर तरीके से हो सके। अगर बात की जाए संस्कृति की, तो पूरा विकसित भारत का कॉन्सेप्ट जो है संस्कृति के इर्द गिर्द घूमता है, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमता है। उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक कड़ी में हम देखते हैं कि हमने अपनी वैश्विक परंपरा को, वैश्विक अपने सनातनी परंपरा को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसा अभी भाई साहब ने भी बताया था, कि हमने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कम से कम 500 वर्षों की अथक परिश्रम और हजारों कार्यकर्ताओं के संघर्षों और बलिदानों का प्रतिफल था। इस मंदिर ने एक ओर जहां हिंदुओं में स्वाभिमान को जागृत किया, वहीं दूसरी ओर एक अर्थव्यवस्था में पर्यटन और आर्थिक विकास की गतिविधियों को भी बहुत तीव्रता से बदला है। आज अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड हो और चाहे हवाई जहाज हो, इनको विश्व स्तरीय स्तर पर ले जाया गया है। उसी तरीके से भारत में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भारतीय परंपराओं और रीतियों को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा, जिसमें अभी हम देखते हैं कि गरबा को, जो गुजरात में होता है दुर्गा पूजा के समय, गरबा को यूनेस्को की सूची में सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है। गरबा को वैश्विक पहचान प्रदान की गई है। उसी तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदौर में होने वाले होली के प्रोग्राम, जिसे गेर कहते हैं, उसको शामिल किया गया, जिससे भारतीय परंपराओं और भारतीय रीतियों को पुनर्जीवन प्रदान हुआ है। इसके साथ सामाजिक समरसता और धार्मिक समरसता को केंद्र में रखते हुए सबके साथ और सबका विकास के मंत्र को आत्मसात किया गया है। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो भारत की विशिष्ट पहचान यह है कि हम विविधता में एकता को संजोए रखते हैं। क्योंकि पूरे विकसित भारत के कैंपेन के केंद्र में युवाओं को रखा गया है। यह कहा गया है कि भारत को विकसित करने का मुख्य दायित्व युवाओं का है। युवाओं को नई चेतना जागृत करना होगा, युवाओं को राष्ट्र भाव से युक्त होना होगा। वास्तव में युवा शक्ति परिवर्तन का वाहक भी होती है
और परिवर्तन का लाभार्थी भी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप यह सोचना है कि हम कमजोर हैं। आज युवाओं को अपनी शक्ति का आह्वान करने की आवश्यकता है, अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। वह कहते हैं कि हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनकी लोहे जैसी मांसपेशियां हों, फौलाद जैसी नसें हों और विशाल हृदय हो। तभी हमारे युवा, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे गरीब, हमारे अंत्योदय या अंत में जो लोग हैं उनके विकास, उनके कल्याण के लिए सोच पाएंगे। इसी संदर्भ में यह शामिल किया गया है कि भारतीयों में खेल के प्रति रुचि और बेहतर जागृत हो, क्योंकि खेल एक तरफ तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, वहीं दूसरी ओर इसमें राष्ट्र भाव की प्रेरणा जागृत होती है। साथ ही यह प्रतिस्पर्धा को सिखाता है कि व्यक्ति जीवन में चाहे पराजय हो या जय हो, दोनों ही परिस्थितियों में किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करता है। आज यह देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हों वह अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। उसका कारण ही यह है कि हम उन्हें खेल के मैदानों तक नहीं ले जा पा रहे हैं, ताकि वह हार और जीत में अंतर समझ पाए और उसको एक सामान्य और सहज भाव से ले सके। भारत की यह सशक्तिकरण और भारत के प्रयास और भारत की क्षमता का ही प्रतिफल है कि 2034 में फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी की जिम्मेवारी भारत को मिली है। उसी तरीके से 2036 में ओलंपिक जैसे खेलों की मेजबानी करने का दायित्व भी भारत जैसे देश पर है। यह भारत के प्रति दुनिया का विश्वास और भारत के प्रति दुनिया की निगाह है। इसीलिए भारत में खेल के माध्यम से या खेल के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है और उसी के आधार पर युवाओं को निर्मित भी किया जा रहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है विकसित भारत में संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह उद्घोषित किया है, संकल्प लिया है कि हम 2047 तक भारत की 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 2047 में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में होगा। भारत ने पिछले 10 वर्षों में 10वें स्थान से विश्व में 5वें स्थान तक की यात्रा को पूरा किया है और बहुत शीघ्र ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में आने वाले हैं। इस क्षेत्र में भारत ने वित्तीय प्रौद्योगिकी बाजारों में बहुत बेहतर उन्नति की है, उसके लिए प्रयास किए हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। बाजार, खास तौर पर बाजार और अर्थव्यवस्था या उद्योग जगत का प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास और भरोसा इस बात से झलकता है कि एग्जिट पोल आने के बाद, एग्जिट पोलों में जब कहा जाता है कि मोदी सरकार फिर से रिपीट होगी, तो सेंसेक्स और निफ्टी लगभग दोनों 6-6% तक एक दिन में उछलते हैं। यह बाजार की सबसे बड़ी, यह कहा गया कि बाजार की सबसे बड़ी एक दिन की रैली थी। यानी बाजार और उद्योग जगत वर्तमान की सरकार के नेतृत्व से कितना आशान्वित है। उद्योगों में यह कहा गया कि उद्योगों का बैकबोन एनर्जी है, ऊर्जा है। भारत सरकार ऊर्जा पर विशेष फोकस किया हुआ है और उद्देश्य यह है, आज स्थिति यह है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला देश बन गया है। 2013 में जब हम देखते हैं कि 2,29,252 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर पा रहे थे, वहीं आज हम 4,26,132 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी हम 6% तक की वृद्धि किया है। यह भारत के उद्योगों की विकास की एक अमिट छाप है। भारत ने सिर्फ जीवाश्म ईंधन को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, जीवाश्म के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और भारत सरकार यह लक्ष्य है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो लगभग पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में किसानों को या कृषि व्यवस्था
विकसित भारत के केंद्र में निश्चित तौर पे आती है। किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, किसानों को अगले विकसित भारत में किस तरीके से उनकी भूमिका होनी चाहिए उसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही किसानों को इस तरीके से प्रशिक्षण मिल रहा है कि वह किसान अपने फायदे का सौदा हो। पहले किसानी या कृषक समुदाय अपने आप को पिछड़ा समझता था। इसी कड़ी में कृषि सखी के रूप में लगभग 30,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके माध्यम से भारत में कृषि को बेहतर करने का प्रयास किया गया ताकि भारत आयातक की बजाय एक निर्यातक देश के रूप में तब्दील हो सके। इन सब महत्वपूर्ण बातों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आधारभूत संरचना का विकास किस तरीके से किया जाए। वास्तव में आधारभूत संरचना का विकास या आधारभूत संरचना देश के औद्योगिक विकास, देश के सामाजिक विकास को परिभाषित करती है। भारत में नए नए रोड, रेल, वायुयान या हवाई पट्टियां, ब्रिज, टनल ऐसी स्थिति में या तीव्र गति से बनना शुरू हुआ है जो अभूतपूर्व है, जो निश्चित तौर पर विकसित भारत के संकल्प को चरितार्थ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इसमें अगली कड़ी में हम देखते हैं कि हरित अर्थव्यवस्था की बात की गई है। प्रकृति संरक्षण भारत के सनातनी परंपरा में हमेशा से एक मुख्य केंद्र के रूप में रहा है और भारत सरकार यह घोषणा करती है, यह संकल्प लेती है कि हम कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने का प्रयास करेंगे। विकसित भारत के इस पूरे कॉन्सेप्ट में तीसरा महत्वपूर्ण आधार स्तंभ रहा नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नवाचारों को किस तरीके से प्रोत्साहित किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, एक तथ्य से हम समझ सकते हैं कि 2023 में लगभग 90,000 से अधिक पेटेंट के एप्लीकेशन हुए, जो 2023 में 24.6% तक की वृद्धि है और यह आंकड़ा पिछले 2 दशकों में सर्वाधिक है। सेवा के क्षेत्र में हो या आईटी के क्षेत्र में हो, स्टार्टअप में हो, भारत एक वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बन रहा है। भारत स्टार्टअप में नवीन पारिस्थितिकीय तंत्र को विकसित कर रहा है। भारत में आज लगभग 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां मेजबानी करती हैं, जो दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप का पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी लगातार उन्नति की है और लगातार उन्नतशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तरीके से भारत में सुशासन और सुरक्षा पर मुख्य ध्यान देने की आवश्यकता है और इस संकल्प को सरकारों के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि सुशासन के माध्यम से, ताकि जो व्यक्ति गरीब हैं, जो व्यक्ति पिछड़े हैं, उनका विकास किस तरीके से किया जा सके। सुशासन के क्षेत्र में एक विश्व बैंक के द्वारा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती है। वह कहती है कि भारत वर्तमान में 63वां स्थान है, जो 7 वर्षों में 142वें स्थान से 63वें स्थान तक आता है। तो यह बताता है कि हमारी सरकार सुशासन के प्रति कितनी गंभीर है। उसी संदर्भ में यह देखा जाता है कि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो। आज यह देखा जाता है कि पहले उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार के पहले सांप्रदायिक दंगे होना एक आम बात थी। आज स्थिति यह है कि सांप्रदायिक दंगे एक पुराने युग की बात हो गई। सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। उसी संदर्भ में यह देखा जाता है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी सुशासन को और बेहतर करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद चौथे स्तंभ की यदि बात करें तो भारत की विश्व में क्या भूमिका है। वास्तव में आज जब भी विश्व के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, तब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। भारत ने आज अपनी एक वैश्विक पहुंच बनाई हो, चाहे यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो, दोनों इस बात को यह स्वीकार करते हैं कि भारत में वह क्षमता है कि वह युद्ध को रुकवा सकते हैं या युद्ध को प्रभावित करा सकते हैं। भारत के ही प्रयास थे,
भारत की ही संस्कृति थी कि भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करवाया और 2014 में यूएनओ ने इस बात को स्वीकार किया। भारत आज अपने संबंधों को विश्व पटल पर नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। चाहे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चीन में गलवान या डोकलाम के विवाद, सभी परिस्थितियों में भारत ने अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखा और विजय हासिल की। इसका एक उदाहरण यह है कि G20 जैसे देशों की या समिट का मेजबानी करने का दायित्व भारत को प्राप्त हुआ। भारत तृतीय विश्व का नेतृत्व कर रहा है। ये सब चीजें भारत को विकसित और दुनिया में नेतृत्व करने के लिए बेहतर बनाती है। इन सब बातों के साथ ही अभी यह भी देखना चाहिए कि कुछ चुनौतियां भी भारत के समक्ष दिखाई दे रही हैं, जो विकसित भारत को बनने में कुछ समस्याएं पैदा कर सकती हैं। हमको आवश्यकता इस बात की है कि उन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए ताकि संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित किया जा सके। मेरे दृष्टिकोण से मुझे सबसे अधिक चुनौती यदि कुछ दिखती है तो वह चुनौती है कि वैश्वीकरण के दौरान पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण किया जाना, चाहे वह भोजन के रूप में हो, चाहे पारिवारिक मूल्यों के रूप में हो, चाहे संस्कृति या संस्कारों के रूप में। व्यक्तिवाद और पाश्चात्य संस्कृति ने सिर्फ आर्थिक विकास को पैमाना माना और लोग सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं को ही विकास का पैमाना मानने लगे। आज जो समस्याएं सामने आ रही हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो या एनटीए का नेट की परीक्षा हो, दोनों का लीक हो जाना या समस्याएं उत्पन्न होना, यह उन्हीं कुंठित मानसिकता के लोगों का ही प्रतिफल है, उन्हीं के कार्य हैं कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम से आगे अपने आर्थिक हितों को रखा। चाहे पारिवारिक मूल्यों की बात हो, या हम देखते हैं कि भोजन के संदर्भ में भी यह आता है कि हम अंधानुकरण करते जा रहे हैं और भारत आज बीमारियों की राजधानी बनता जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं कि डायबिटीज, हृदय रोग, यह ऐसी बीमारियां हैं कि जो लगभग भारत के हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति पे पाई जा रही है। बच्चों के लिए एक चुनौतियां यह हैं कि बच्चे आज खेल के मैदान की बजाय वीडियो गेम और इंडोर गेम में ज्यादा व्यस्त हो गए। बच्चों को आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे खेल के मैदानों में जाएं, तब बेहतर होगा, बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होगा। यदि चुनौतियों की बात करें तो भारत के सामने भू राजनीतिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं जो कुछ चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं, जैसे भारत के सीमा विवाद। भारत को अपने सीमा विवादों को भी बेहतर तरीके से, सामंजस्यपूर्ण तरीके से समापन करने की आवश्यकता है। हिंद महासागर में स्थिति पर भी एक चुनौतियां हैं। भारत में WTO, IMF, विश्व बैंक के साथ विभेदकारी बर्ताव से निपटने की भी एक चुनौती होगी। भारत को आवश्यकता इस बात की है कि भारत तृतीय विश्व के देशों के साथ मिलकर एक ऐसे WTO या IMF जैसे विकल्प की खोज करें। उसी संदर्भ में देखते हैं कि शहरीकरण, प्रदूषण, रोजगार सृजन और सन्नता का स्तर या कल्याण के स्तर, इस पर हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, जो सामने हमको लगता है कि चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं। इस पूरे विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए कुछ मैं समाधान को रेखांकित करना चाहता हूं। क्या किया जा सकता है? समाधान में यह कि हमें विकास के सिर्फ आर्थिक पहलू के बजाय बहुआयामी पहलू को समझने की आवश्यकता है। हमें मानव विकास सूचकांक को अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा की प्राप्ति, आय का स्तर, इन संकेतकों को बेहतर करने की आवश्यकता है। हमें सामाजिक विकास के सूचकांक को शामिल करने की आवश्यकता है, जिससे हम हमारे युवा समाज की ताने बाने को समझ सकें, सामाजिक संकल्पनाओं को समझ सकें। इसके साथ ही ग्रीन इंडेक्स को शामिल करने की आवश्यकता है, सतत विकास लक्ष्यों को, ताकि हम प्राप्त कर सकें। विकास इस तरीके से किया जाए जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ताकि यह विकास अंतः पीढ़ी समता को प्राप्त कर सके। अंतोगत्वा यह है कि विकास इस तरीके से हो कि व्यक्ति में खुशहाली बढ़े, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो, जीवन के प्रति संतुष्टि हो और व्यक्ति अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सके।
चूंकि यह सब बातें रोडमैप की थी, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार हम क्या कर सकते, हमारी भूमिका कहाँ है। यह तो सरकारें करेंगी, क्योंकि किसी भी सरकारें या सिर्फ सरकारें देश के संकल्प, यह संकल्प जो लिया गया है वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प नहीं है, यह संकल्प हम सभी भारतवासियों का संकल्प है। तो इन संकल्प की सिद्धि करने का, इस संकल्प को प्राप्त करने का दायित्व भी हम सभी भारतीयों का होना चाहिए। कहा जाता है कि जब हम कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन करते हैं तो अधिकारों का सृजन स्वयमेव हो जाता है। वास्तव में युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, युवाओं को नेतृत्व करने की आवश्यकता है। वह राष्ट्र भाव से पुष्पित और पल्लवित होकर अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें। हमें अब रोजगार प्रदाता की भूमिका में आना हो। जैसे कि व्याख्यान शुरू होने के पहले ही अखिलेश जी भाई साहब ने बताया था कि हमें रोजगार देने की स्थिति में होना है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में सिर्फ 8 करोड़ सरकारी नौकरियां ही दिया जाना संभव है। ऐसी स्थिति में हमें रोजगार प्रदाता की भूमिका का निर्वहन करना, साथ ही हमें यह बात को जानने की आवश्यकता है कि हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को जीना होगा। हमें अपने आदर्शों को केंद्र में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि हमने रामचरितमानस से परिवार की संस्था को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता, क्योंकि यह काम हम करेंगे, सरकारें नहीं कर सकती, यह हमारी भूमिका है। हम अपने बच्चों को कर्तव्य की प्रेरणा कैसे दें, हमारे आदर्श, हमारे बच्चों के आदर्श क्या हों। वास्तव में हमें जरूरत है कि हमें प्रेरणा लेना है भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, हरिश्चंद्र से, महर्षि दधीचि से, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों तक को दे दी। हमें अपने बच्चों के लिए आदर्श खोजने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को ध्रुव, प्रहलाद ऐसे आदर्शों में संजोने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे अपनी भूमिका को भी बेहतर तरीके से समझ पाए। दूसरा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि समाज के लोग, नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो वह अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते। अंत में यह है कि पर्यावरण, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति 2 वृक्ष लगा सकता है, हर वर्ष 1 वृक्ष लगा सकता है। इसके लिए सरकारों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाने पड़े तो यह वास्तव में कहीं ना कहीं हम और हमारे समाज पर एक प्रश्न चिन्ह है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम जहां पर हैं हम बेहतर काम अपना करें। मैं अपनी बात को विराम दूंगा इस बात के साथ कि राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः। अर्थात यदि हमारे कर्तव्य में राष्ट्र का बोध हो तब वह हमारे समस्त कर्तव्य पवित्रता की ओर जाएंगे और वह हमेशा राष्ट्र की उन्नति के मार्गदर्शक बनेंगे, राष्ट्र की उन्नति के अगुवा बनेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत शानदार वक्तव्य, और वक्तव्य विद्वत्ता से परिपूर्ण। यह प्रयाग विश्वविद्यालय की परंपरा रही है कि उस कोर्स से निकला हुआ विद्यार्थी चिंतन की गहराई में जाता है, सूक्ष्म विश्लेषण करता है और स्थूल के प्रति विद्रोह करने की सामर्थ्य रखता है। यह डॉक्टर कुलदीप के वक्तव्य से गहरे रूप से रेखांकित होता है। पूरे इतिहास की मीमांसा करते हुए डॉक्टर कुलदीप ने प्रतिस्थापित किया कि भारत का जो पाश्चात्यकरण है या पाश्चात्य चिंतन से अभिप्रेरणा जो हमारी मिलती है, उसके आधार पर हम भारत का विकास नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हमें अधिकारों से पहले, भारत अधिकारों वाला देश नहीं है, भारत कर्तव्यों वाला देश है। राम की मर्यादा, राम के कर्तव्य है। कृष्ण का विवेक, कृष्ण की बुद्धिमत्ता, कृष्ण की तेजस्विता, कृष्ण का अपना विवेक भारतीयता है, वो कर्तव्य है। और इसी तरह शंकर का संहारक मन भारतीयता है, भारत का मौलिक कर्तव्य है। जब जब विधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर अवतार लेकर के संहार भी करता है। तो सृजन और संहार में कर्तव्य धर्म का पर्याय है, यही भारतीयता है। और हमें कोई व्यक्ति, अब जैसा कि डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि जो हमारा समावेशी विकास था,
उसमें पर्यावरण का संरक्षण था। गीता का उपदेश, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो वृक्षों में पीपल हूं तो कृतज्ञ देश वृक्ष की उपासना करता है, पीपल में ब्रह्म का स्वरूप देखता है, वासुदेव को देखता है, तो प्रकृति का संरक्षण होता है। यह भारतीयता है और इसी की आवश्यकता है। वही जो गीता में, जो रामचरितमानस में, जो महाकाव्यों में जिस प्रकार का सन्मार्ग हमारे पूर्वजों ने, हमारे लाखों लाखों वर्ष पुरानी सनातन परंपरा ने जो हमें सन्मार्ग दिया है, वही वही जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और जिसका उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम्। तो यह जो संकल्पना है, जिसमें विशालता है, जिसमें राष्ट्र को परम वैभव की ओर अग्रसर करने का सामर्थ्य है, यही जो राष्ट्र शब्द है वह स्टेट का कभी, यह जो नेशन है वह स्टेट का पर्याय कभी नहीं हो सकता। वह एक भू सांस्कृतिक अवधारणा है जो हमें देखने को मिलेगी अपने संस्कारों में, अपने धर्म में, अपने सनातन में, अपनी सभ्यता में, अपने लोक परंपरा में, अपने मूल्यों में। अगर हम अपने मूल्यों से अपना बिखराव करेंगे, हम राम कृष्ण और शिव की परंपरा से, हम उस मर्यादा से, उस विवेक से, कृष्ण के विवेक से और शंकर के मानस से जितना पार्थक्य स्थापित करेंगे, भारत भारतीयता के रास्ते पर नहीं चल पाएगा। डॉक्टर कुलदीप ने बहुत ही गंभीर स्वर में इस ओर संकेत किया कि विश्व में 3 मॉडल थे। वर्तमान विश्व में विकास के 3 मॉडल हैं। एक मॉडल है, वह है पूंजीवाद का मॉडल, जो व्यक्तिवाद उदारवाद से यात्रा करते हुए पूंजीवाद तक अपनी यात्रा करता है। उसकी तार्किक परिणति पूंजीवाद में होती है। दूसरा मॉडल दुनिया के सामने आया, कार्ल मार्क्स, जो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता है, जो कहता है कि हम सब कुछ हटा करके पूरे समाज को अभिकेंद्र मानकर उसमें सारी शक्तियां, अर्थ शक्ति, राजनीतिक शक्ति स्थापित कर देंगे। ये कम्युनिस्टों का लौह आवरण 1989 में आते आते विफल हो गया। साम्यवाद के समापन के बाद जो बचा खचा रोमानिया और क्यूबा में दिखाई देता है, वो साम्यवाद का रास्ता नहीं है। चीन ने अपना आमान परिवर्तन कर लिया है। तो दुनिया में 2 विकल्प फेल हो चुके हैं। ग्रेट रिसेशन, भारत में भी रिसेशन का असर 2008 में था। पूंजीवाद का रास्ता सर्वाइवल थ्योरी पर आधारित है, जो समाज के अंतिम सोपान पर खड़े व्यक्ति की चिंता नहीं करता है। लेकिन दुनिया में भारत का वो थर्ड वे है, जो तीसरा विकल्प है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, जो केवल कलेक्टिविटी में विश्वास करता है, जो कलेक्टिज्म में विश्वास करता है, जो समष्टि में विश्वास करता है, विश्व के कल्याण का आकांक्षी है। वही मॉडल भारत में अब सर्वाइवल की ओर ले चल के विश्व को एक शांति, सन्मार्ग और समावेशी विकास की ओर अग्रसर कर सकता है। कि बहुत ही गंभीर पर चर्चा आज की रही है और फेसबुक पर लाइव सभी लोग सुन रहे हैं। कुछ तकनीकी खामियां जरूर रही हैं, जिससे बैकग्राउंड में लोकपहल का दृश्य नहीं आ पा रहा है, लेकिन इससे नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तकनीकी सहयोग मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को, राष्ट्रवादी सोच को निरंतर विस्तार देने में हम सफल हो रहे हैं। यह हमारी सफलता है। डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी ने जो ओजस्वी और बहुत ही गंभीर, विद्वत्ता से परिपूर्ण, तर्कपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर इतिहास की विवेचना करते हुए, क्योंकि हम विज्ञान को लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में करके देख सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विमर्श की प्रयोगशाला इतिहास ही होता है। और इतिहास की उस प्रयोगशाला में डॉक्टर कुलदीप ने हर तथ्य को कसने का प्रयास किया है, साक्ष्यों के साथ, भारतीयता को स्थापित करके, और राजनीतिक विमर्श, निर्णय लेने की सामर्थ्य शक्ति, और वह सामर्थ्य शक्ति भू सांस्कृतिक अवधारणा पर आधारित होगी, वसुंधरा के राष्ट्रवाद पर आधारित होगी। वो राम की मर्यादा, कृष्ण के विवेक और शंकर के मानस में देखी जा सकती है। और इसी आधार पर हम स्टार्टअप भारतीयता के विभिन्न मार्गों का अनुसरण कर सकते हैं। डॉक्टर भावेश जी इसकी विवेचना करेंगे, विद्वान हैं, इतिहासकार हैं। उससे पहले मैं संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हर्षमणि सिंह, उसके तदुपरांत प्रोफेसर उदयभान सिंह,
डॉक्टर हर्ष, जी सर, डॉक्टर हर्ष जी मुझे सर, सुन पा रहे जी हैं? सर, नमस्कार नमस्कार। हाँ बिल्कुल, जी जी, नमस्ते। एक संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि विषय रोचक है और आप अर्थशास्त्री हैं, साथ साथ साहित्यकार और विद्वान हैं, विश्लेषण की सामर्थ्य में है, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी जरूर मैं चाहूंगा, डॉक्टर हर्ष। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस महनीय वक्तव्य डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी का, हम लोगों की जो एक परंपरा चली आ रही है कि विकसित भारत और उसके जो अलग अलग आयाम हैं उन पर किस तरीके से भारत अपने इस यात्रा को संभव बनाएगा, डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी जी ने अपने व्याख्यान में बहुत ही समावेशी तरीके से अपनी बातों को रखा। और उन्होंने इस चिंतन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि वास्तव में जो आर्थिक विकास के जो मापक हैं, क्या हम केवल विकास को उनके ही हवाले कर दें। मुझे एक 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 दुविधा नजर आती। उन्होंने उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि कुछ मैं जैसे इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं सोचता था कि मेरे गांव से रेल नहीं गुजरती। मैं सोचता था कि मेरे गांव से रेल नहीं गुजरती, अच्छा था वो, वरना गांव गुजर गया होता। तो मुझे लगता है कि जैसा कि अखिलेश त्रिपाठी जी ने भी अपने वक्तव्य में अ, एक आलोचनात्मक दृष्टि प्रस्तुत की कि जो विकास के जो दो पायदान हैं, एक पूंजीवाद और साम्यवाद, और उसके बाद एक भारतीय मॉडल जो है जिसको तीसरा रास्ता कहते हैं। जब इन दोनों की बात आती है तो हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं हम विकास के जो मापक हैं उन मापकों में केवल वस्तुनिष्ठ मापकों को ही न तरजीह देते हुए और गुणात्मक विकास की अवधारणा को कहीं ना कहीं तिलांजलि दे दें। हम देख रहे हैं कि हमारे जो आज के जो शहर हैं वो जल संकट से गुजर रहे हैं। आप सोचें कि एक ऐसा भारतीय उपमहाद्वीप जहां पर जल संस्कृति विकसित हुई, जल हमारे यहाँ सबसे पवित्र माना गया, लेकिन आज हमारे शहर जो है वो वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के इलाके हो चाहे वो बंगलौर के इलाके हो। ये महज एक उदाहरण भर है जो विकास के मापन, यानी जब हम 2047 में अपने विकास यात्रा को पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो मुझे एक इस पर स्पष्ट एक विजन हमारे और आगे आने वाली पीढ़ी के सामने ये होना चाहिए कि हम ऐसी अवधारणा को विकसित करें जिसमें हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसको तो जगह मिले ही मिले। गुणात्मक विकास किसी भी तरीके से मात्रात्मक विकास की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। जहां तक विकसित भारत की यात्रा की बात है, इसमें हम धीमे धीमे जिन 4 वर्गों की बात की, जिसमें किसान जो एक लंबे समय तक भारत की जो विकास यात्रा थी उसमें कहीं ना कहीं उनको साइड में किया गया, वो समावेशी विकास के अंग नहीं बन पाए। भारत सरकार का लगातार प्रयास चल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हो, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से हो, कि कम से कम जो वास्तव में भारत के किसान हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, भारत सरकार को भी ये ध्यान में रखना होगा कि वास्तव में जो किसान केवल किसान हो, ऐसा ना हो कि जो किसान है वो गांव में किसान है और शहरों में आकर वो ऐसी बंटन होगा, वो कैसे होगा। तो मुझे ये जो ट्रांसपेरेंसी है इस पर काम करते हुए हम निसंदेह भारत में जो कृषि क्षेत्र है और जो किसानों की जो गाथा है उसको निकाल कर, क्योंकि विनिर्माण अगर प्राप्त देगा तो निसंदेह सेवा आएंगे। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश। बहुत बहुत इस सार्थक और यथार्थवादी, चूंकि आपकी दृष्टि अर्थशास्त्री की और साहित्यकार की है, तो बड़ी पैनी और बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से डॉक्टर हर्षमणि सिंह तथ्यों को विश्लेषित करते हैं, प्रकट करते हैं, और उसमें एक बहुत ही प्रासंगिकता होती है, जिसमें उसकी सार्थकता निहित होती है, क्योंकि एक अर्थशास्त्री की दृष्टि बड़ी पैनी होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है, और आपने उस सूक्ष्म दृष्टि से इस तथ्य की ओर प्रस्तुत संकेत किया है, और आप लगातार चिंतन मनन, आपकी किताबें, आपकी साहित्यिक साधना और आपकी लोक पहल की जो अभिव्यक्ति होती है, वो हम सबको और पूरे श्रोताओं को और भारत सरकार को, मैं पूरे राष्ट्रीय नीति पर आपकी एक विशिष्ट दृष्टि होती है, उसकी छाप भी अमिट होती है। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं चाहूंगा, जिनका दीनदयाल उपाध्याय के प्रति एक गंभीर चिंतन और एक गंभीर दृष्टि है,
ऐसे प्रोफेसर उदय भान सिंह सर को एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर उदय भान सिंह सर। जी, धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। हमेशा इस प्रकार के वक्तव्यों के बाद मुझे भी कुछ न कुछ बोलने का अवसर प्रदान करते हैं। यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूं, किंतु फिर भी आपका आदेश है तो कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और आज तो मैं बड़े प्रतीक्षा में था डॉक्टर कुलदीप जी की। कुलदीप जी जहाँ छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं भी छत्तीसगढ़ के कोरबा के राजकीय महाविद्यालय से मैंने स्नातक किया था। तो इसलिए मेरा कोरबा से भी जुड़ाव है, क्योंकि कक्षा पहली से लेकर स्नातक तक मेरी पढ़ाई जो है कोरबा में हुई है। और पिताजी फौज में थे। मूलतः तो मैं फतेहपुर से हूँ, तो पिताजी फौज में होने के कारण बाद में वहां पर मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश जो बाद में छत्तीसगढ़ बन गया, तो वहां पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में वो सेवारत रहे और वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। बाद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पीएचडी करके अब मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। बहुत अच्छे ढंग से कुलदीप जी ने अपना विषय रखा, राजनीतिक विमर्श 2047 पूर्ण विकसित भारत के संदर्भ में राजनीतिक विमर्श के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न आयामों को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया और बताया कि किस प्रकार से सने सने धीरे धीरे भारत 2047 के लिए जो हम सब ने संपूर्ण राष्ट्र से एक मत होकर समवेत स्वर में संकल्प लिया है कि 2047 तक पूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। निश्चित रूप से हर दिशाओं में इसकी आहट स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है, लेकिन उस आहट के साथ साथ कुछ चिंता की या चुनौतियों की भी आवाजें आ रही हैं। अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से उद्घाटन किया है। फिर से उसकी स्थापना हुई है, फिर से उसका उद्घाटन हुआ है। चर्चा का विषय केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है। साथ में जो नकारात्मक नरेटिव विमर्श खड़े किए जाते हैं वो भी साथ साथ प्रारंभ हो गए हैं। जैसे आज मैं देख रहा था एक वीडियो, चलेगा। ये हम लोगों ने, सब लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने क्षति पहुंचाई, किसने विध्वंस किया, जिसके नाम पर रेलवे स्टेशन तक है वहां पर। लेकिन आज एक विमर्श आया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले, तहस नहस करने वाले, बर्बाद विध्वंस करने वाले वो आक्रांता नहीं थे बल्कि इसी देश के लोग थे, ब्राह्मण थे। तो इस नरेटिव को जो रखा गया है, मैंने कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं उसकी दी हैं, लिख करके ही भेजा है, मैंने भी वीडियो बनाकर भेजा है। तो हमें इस प्रकार के नरेटिव को काउंटर करने की भी आवश्यकता है, चाहे लिख करके दें, चाहे सोशल मीडिया में दें, चाहे प्रिंट मीडिया में दें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दें। ऐसे नरेटिव का खंडन करना, ऐसे नरेटिव का प्रतिकार करना, ये भी हम सब लोगों के मन में होना चाहिए। और इस केवल मन में ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसको क्रियान्वित करना चाहिए। कारण क्या है कि जब यज्ञ हो रहा होता है तो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भी पहुंचते हैं, ये हम सबको पता ही है। और ये जो नकारात्मक विरोधी जो विमर्श खड़े करते हैं वो इसी प्रकार के राक्षस हैं, एक प्रकार से कहना चाहिए। तो उनका विध्वंस करना, उनका प्रतिकार करना, विध्वंस करना, जवाब देना, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से पूरी लोक पहल की जो टीम है वो बार बार 2047 के पूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के बार बार चर्चा, परिचर्चा, बात और सबके विचारों को यहाँ पर लेने का कार्य कर रही है। निश्चित रूप से लोक पहल की पूरी इस टोली को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप से प्रोफेसर विजय सिंह जी को, अखिलेश जी को, सभी को। और आज जो जिस अच्छे तरीके से, सरल और सहज तरीके से कुलदीप जी ने अपना विषय रखा, उसके लिए उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, ये आपका बड़प्पन होता है, आदेश नहीं, सदैव आपसे बड़े भाई हैं, अनुरोध होता है। आप उच्च कोटि के विद्वान हैं और जब आप आते हैं, जब आपकी उपस्थिति होती है तो इस पूरे कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई गति मिलती है। क्योंकि आप जैसे चिंतक और विचारक अगर राष्ट्र को संबोधित करके एक नई ऊर्जा नहीं देंगे, जैसा कुलदीप ने कहा था, ये हमारे विद्यार्थी भी हैं सर,
जब मैं यंग बहुत अच्छी अध्यापक बात, था तो बहुत आप एमए में वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और मुझे इतना अंदर से प्रसन्नता हुई कि हमारा विद्यार्थी इतना तेजस्वी है, इतनी गंभीरता पूर्वक विद्वत्तापूर्ण अपनी बात रखता है। तो मैं वास्तव में आत्ममुग्ध हूँ। और आपके लिए सर बहुत बड़ा सम्मान होता है, आपकी उपस्थिति ही लोक पहल के लिए एक नई ऊर्जा होती। आप जैसा वक्तव्य और जितनी सरलता और सहजता है, उसका तो मैं सदैव काबिल रहता हूँ। बहुत प्रशंसा नहीं करूंगा। आज मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी के गांव से बोल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत एक बढ़िया। सौभाग्य था, दुर्भाग्य से यहाँ आना पड़ा है, इसके लिए मैं आपसे फोन पर वार्ता करूंगा। वहीं से मैं बोल रहा हूँ, उनका भारत के सभ्यता और संस्कृति के प्रति कितना लगाव था, और देश को के स्वदेशी में उनका अभूतपूर्व योगदान था। तो आज का ये लोक पहल का विशेष कार्यक्रम कुलदीप के और आपके जो संरक्षकत्व में हुआ, वो चंद्रशेखर जी के गांव से हुआ। अब मैं अवशेष समीक्षा और धन्यवाद के लिए इतिहास डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद सर। लोक पहल द्वारा निरंतर विकसित भारत का संकल्प 2047 के इस विषय पर परिचर्चाओं का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ये विषय केवल अब लोक पहल का नहीं है, ये विषय केवल अब प्रधानमंत्री का नहीं है, बल्कि ये विषय अब भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का है। हम होंगे नहीं होंगे, कौन होगा, ये बात की बात है, लेकिन 2047 में एक विकसित, सशक्त और संपन्न और आत्मनिर्भर भारत होगा, यह हम सभी की मनोकामना है। और इसी उद्देश्य से भारत के हर नागरिक को अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी जी, एक राजनीतिक विमर्श उन्होंने प्रस्तुत किया विकसित भारत का संकल्प 2047 पर। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो अपना वक्तव्य प्रारंभ किया, वो महाकवि दिनकर की पंक्तियों के साथ प्रारंभ किया। मुझे लगता है कि लोक पहल में इस समय जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने महाकवि दिनकर को न पढ़ा हो, या महाकवि दिनकर की बातों को, उनकी लिखी पंक्तियों को सुनकर उसकी धमनियों में रक्त तेज ना हो जाता हो। तो आपने जो प्रारंभ ही किया वही इतने तेज और वीर रस के साथ किया कि उसने एक नया जोश हम सभी में भर दिया। और जैसे जैसे आपका वक्तव्य आगे बढ़ता गया, हम उसको सुन रहे थे, जिसमें आपने सबसे बड़ी बात ये कही कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर कौन होगा कौन नहीं होगा इससे मतलब नहीं, लेकिन देश होगा, राष्ट्र होगा, और राष्ट्र कैसा होगा, विकसित और सशक्त हो। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद की जो वैश्विक घटनाएं हैं, जो यूरोप के समाज में, एशिया के समाज में, अमेरिका में घटी, उनका विवरण देते हुए, और सबसे बड़ी बात कि ये हम सभी जानते हैं, खासतौर से राजनीति शास्त्र और इतिहास के लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हो या प्रथम विश्व युद्ध हो और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं हो, मनुष्य से मनुष्य का टकराव, देश से देश का टकराव तो बाद में आता है। पहला है विचारों से विचारों का टकराव, और पूंजीवाद और साम्यवाद के विचारों के जिस टकराव को आपने अपने वक्तव्य में रखा, प्रस्तुत किया, उसकी जो आपने परिचर्चा को उसे अंग बनाया, वो निस्संदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा। निस्संदेह रूप से श्रोता उससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय जो देश थे, तो जिस तरीके से डब्ल्यू रोस्टोव ने अपने वक्तव्य को दिया था उस विश्व पटल पर, उसी को दोहराते हुए आपने बताया कि विकास क्या हो, तो विकास कैसा हो, तो विकास अमेरिका और इंग्लैंड के जैसा हो। लेकिन नहीं, विकास अमेरिका और इंग्लैंड के जैसा यूरोपीय देशों के लिए होना चाहिए। लेकिन जब बात भारत की हो, तो भारत के लिए विकास कैसा हो, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और सबसे बड़ी बात, सनातन के द्वारा जिन व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया है उन पर आधारित विकास हो। ये आपकी परिचर्चा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग रहा, जिसने सुनने वाले हर व्यक्ति को गहराइयों से प्रभावित किया। विकास के अर्थ को बताते हुए आपने बताया कि समाज परम वैभव को प्राप्त करे, डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसी में उदारवाद और समाजवाद की विचारधारा का आपने बहुत ही बढ़िया विवरण प्रस्तुत किया। भारत को सनातनी संस्कार, सनातनी विचार और संत परंपराओं पर आधारित होकर ही विकास की इस यात्रा को तय करना होगा। यह जिस बल के साथ और जिस सार्थकता के साथ आपने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि देश का हर युवा इसी पंक्ति पर चले। निस्संदेह रूप से 2047 बहुत दूर नहीं होगा,
एक विकसित भारत के लिए। ज्ञान का परमार्जन करना है, वो हमारे सनातन की हमेशा से परंपरा रही। और स्वामी विवेकानंद ने भी जो कहा, उसी बात को आपने अपने वक्तव्य में भी दोहराया कि अध्यात्मवाद और विज्ञानवाद का एक अद्भुत भारत का विकास करना है, जो पूरे समाज के विकास के लिए हो। और वही बात आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आपने अपने वक्तव्य को 5 खंडों में बांटा: सशक्त भारत, संपन्न अर्थव्यवस्था, नवाचार, सुशासन, सुरक्षा और वैश्विक गुरु के रूप में भारत। और इन 5 खंडों का जिस प्रकार से आपने एक एक को वर्गीकृत करके और उसको वर्गों में बांटकर, श्रेणियों में बांटकर आपने अपनी बातों को रखा, निस्संदेह रूप से हमारे जितने भी श्रोता हैं और उन श्रोताओं में जो विशेष रूप से शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक नया आयाम आपने प्रस्तुत किया है। बहुत सी बातें जो किताबों में या मैगजीन्स में नहीं पढ़ पाते हैं, आपके इस वक्तव्य को सुनकर वो उन बातों को गंभीरता से समझ लेंगे। वैश्विक ज्ञान में भारत को स्थापित करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल विकास, जीडीपी का 6%, आयुष्मान योजना, टीकाकरण योजना, इनसे संबंधित सभी बातों को जो आपने अपने इस वक्तव्य में लिया, निस्संदेह रूप से ये वो महत्वपूर्ण विषय हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भारत के हर युवा को कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, और उसको ये समझना चाहिए कि अगर यह चीजें बनी रहें देश में, समाज में, तो उसके लिए बहुत आवश्यक होगा कि एक सशक्त सरकार इसी प्रकार चलती रहे। नारी सशक्तिकरण के प्रयास, 33% पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, और सबसे बड़ी बात पंचायती राज व्यवस्था में महिला ग्राम प्रधानों का जो सम्मिलित होने की बात है, वह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही। सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, रामलला की 493 वर्षों 497 वर्षों के बाद उनको एक भव्य भवन और भव्य प्रांगण में स्थापित किया जाना, योग और गरबा को यूनेस्को द्वारा एक पहचान दिया जाना, निस्संदेह रूप से स्पष्ट करता है कि विश्व गुरु बनने की राह में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रयास ये करना है कि हमारी वह गति मंथर न पड़ने पाए, धीमी न पड़ने पाए। अंत में आपने जो बात कही, युवा, ये तो सर्वथा सत्य है कि जिस ओर युवा चलेगा उसी ओर हवा चलेगी, और हर युवा को प्रेरित होना चाहिए आपके इस वक्तव्य से, क्योंकि अगर युवा ही वह शक्ति है जो कि 2047 के भारत को साकार करेगा। सस्टेनेबल इकोनॉमी 2047, अभी हमारे अग्रज अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी ने भी उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वो आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भारत अग्रसर है। मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, लोकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल्स, एग्रो इकोनॉमी, और सारी बातों को आपने अपने वक्तव्य में स्थान प्रदान किया। हरित अर्थव्यवस्था, प्रकृति का संतुलन और पर्यावरण संतुलन निस्संदेह रूप से सरकार के एक एजेंडे में सम्मिलित है, और कार्बन संरक्षण जैसा जो एक एजेंडा, एक वैश्विक एजेंडा है, उसको लेकर भी सरकार बहुत गंभीर है, और इसका वर्णन भी आपने अपने इस परिचर्चा में किया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा आपका। आपकी हर लाइन, आपके हर शब्द निस्संदेह रूप से हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित युवाओं के लिए, शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहे। अपना विशिष्ट रूप से अपने समय को आपने हमारे लिए निकाला, लोक पहल के लिए निकाला। इसके लिए मैं पूरे लोक पहल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस लोक पहल को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हमारे संरक्षक मंडल में डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, प्रोफेसर आलोक चौहान सर, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर आज हमारे बीच में, हमारे अपना क्या कमजोर है जी सर, आनंद पटटिकर सर, और इसके साथ ही साथ हमारे अर्थशास्त्री अग्रज डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी अपना समय निकाल के आने के लिए, दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के एक महनीय विद्वान, और वहां पे प्रोफेसर डॉक्टर उदय भान सिंह सर, और हमारी जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं कनिष्का वशिष्ठ जी, इसमें सम्मिलित सभी लोग, और साथ ही साथ इसको हमेशा अपनी ओजपूर्ण वाणी में संचारित करने के लिए मैं अपने बड़े भाई अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। इस कार्यक्रम में सम्मिलित डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी, दिल्ली विश्वविद्यालय सत्यवती कॉलेज, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर आशुतोष प्रताप सिंह, आशु गुरु जी, डॉक्टर उदय भान सिंह, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, और जितने अपने विद्यार्थी जिसको मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ जुड़े हुए थे। मुझे कुलदीप के भाई को मैंने पढ़ाया है, वो भी जुड़े हुए थे। वो सभी विद्यार्थियों का बहुत 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 ही
बहुत बहुत आभार। और मेरे रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और साथ ही जितने श्रोता सुन रहे थे, लाइव देख रहे थे, उन सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इस कार्यक्रम को बहुत ही महनीय बना देने के लिए मैं कुलदीप को बहुत बहुत हृदय से आभार देता हूँ। मेरा मन बहुत प्रसन्न है और आज सुन के बहुत अच्छा लगा कि अपना विद्यार्थी इतना तेजस्वी हो। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गौरवमयी अतीत है, उस कोख से निकला हुआ हर विद्यार्थी बहुत ही पुरुषार्थी, क्षमता से, धैर्य से और तेजस्विता से युक्त होता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।